नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और जिस वीडियो पर हम आज बात करेंगे, जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोटीन बाइंडिंग पार्ट 4। हम 3 वीडियो देख चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 रिलेटेड टू प्रोटीन बाइंडिंग। पार्ट 1 में हमने देखा था व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग और किस तरह से प्रोटीन बाइंडिंग इफेक्ट्स द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ द ड्रग। पार्ट 2 में हमने देखा था कि कौन से अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं जो आपके ब्लड में जिससे ड्रग बाइंड होती है। पार्ट 3 में हमने देखा था फैक्टर्स रिलेटेड टू द पेशेंट, रिलेटेड टू द ड्रग एंड रिलेटेड टू द प्रोटीन विच इफेक्ट द प्रोटीन बाइंडिंग। उस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए, लॉन्ग आंसर्स के लिए, और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे फार्मेसिस्ट एग्जाम, बिटसेट, नाइपर गेट एंड लाइसेंसर एग्जामिनेशन के लिए। तो डिटेल्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो आज जो टॉपिक है अपना वो है पार्ट 4। हम बात कर रहे थे पार्ट 3 में फैक्टर्स, उसी के अंदर कंटिन्यूएशन में अपना आज का जो फैक्टर है ये है ड्रग इंटरेक्शन। इसमें क्या है कि पेशेंट है, पेशेंट ने लिया है डी, डी का मतलब होता है ड्रग। ये ड्रग बॉडी में गई, बॉडी में जाने के बाद जो प्रोटीन आपके ब्लड के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बन गया, तो डीपी मतलब ड्रग प्रोटीन से बाइंड हो गई। तो ये है प्रोटीन और ये है आपकी ड्रग ग्रीन कलर की। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक बेसिक चीज समझनी है। बेसिक चीज ये समझनी है कि सिर्फ फ्री ड्रग ही रिसेप्टर से बाइंड होती है और एक्शन मिलता है। ये तो हम जानते हैं ना कि ओनली द फ्री ड्रग इज अवेलेबल टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन बिकॉज ओनली द फ्री ड्रग कैन इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर। तो अगर ड्रग फ्री नहीं रहेगी तो एक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और हम ये भी जानते हैं कि जैसे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फ्री ड्रग भी ज्यादा रहेगी। हम वापस आते हैं कि पेशेंट ने जब जैसे ही दवा ली वो प्रोटीन से बाइंड हो गई, कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये रहा आपके सामने कॉम्प्लेक्स। अब हुआ यूं कि इस ड्रग के साथ एक और दवा ले ली या इसके जस्ट बाद ले ली, जिसको बोलते हैं हम कॉन्कोमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो दवा ऑलरेडी बाइंड थी, पेशेंट ने ये और दवा ले ली। अब लफड़ा यहां पे स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? ये जो बाद में ली गई दवा है या फिर इसके साथ में जो ली गई दवा है, ये दवा तो यहां बाइंड हो ही रही है, लेकिन ये भी क्या करेगी, इसकी अगर एफिनिटी इस बाइंडिंग साइड के लिए होगी तो दोनों में क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। तो देयर विल बी कंपटीशन बिटवीन द दिस ड्रग एंड दिस ड्रग। इसी को बोलते हैं कंपटीशन बिटवीन ड्रग एंड ड्रग। तो सर ये क्यों बता रहे हो आप? वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो दवा ली गई थी ना, ये पहले बाइंड हो गई, और जब शुरू में जब डोज तय की जाती है पेशेंट की या फिर किसी भी दवा की जब डोज तय की जाती है तो ये ध्यान में रखा जाता है। क्या ध्यान में रखा जाता है कि आपको मालूम होना चाहिए, हम बता चुके हैं पहले वीडियो के अंदर कि हर दवा की एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि ये एक डेफिनेट रेशियो में प्रोटीन से बाइंड हो जाती है। जैसे कई दवा 95% बाउंड होती है, कई दवा 80% बाउंड होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 100 मॉलिक्यूल अगर ड्रग के अंदर हैं और ड्रग अगर 95% बाउंड है तो क्या होगा, इसके 95 मॉलिक्यूल प्रोटीन से बाउंड हो जाएंगे। तो जो फ्री ड्रग कितनी है, 5%। तो एक्शन किससे मिल रहा है, 5% से ही मिल रहा है। इसी तरह अगर ड्रग 80% प्रोटीन बाउंड है तो एक्शन किससे मिल रहा है, सिर्फ 20% जो फ्री ड्रग है ना उसी से मिल रहा है। तो ये तो नॉर्मल आदमी की बात थी। तो यही तो हो रहा है, जैसे ड्रग ली तो हमने मान के चले थे कि एक फिक्स पोर्शन तो बाइंड हो गया और फ्री ड्रग से ही आपको एक्शन मिल रहा है। तो सपोज ये मान के चलो कि ये जो ड्रग है ना, ये ड्रग 95% बाउंड हो गई और एक्शन किससे मिल रहा है, 5% से मिल रहा है। लेकिन साथ में आपने कौन सी दवा ले ली, ये और दवा ले ली। इस दवा की एफिनिटी इससे ज्यादा है, तो क्या होगा, ये इसको यहां से क्या कर देगी, खिसका देगी। और खिसकाने को ही बोलते हैं क्या, डिस्प्लेस। अब आप सोचिए, अगर इस दवा ने इसको खिसका दिया
अगर 5% भी खिसका दिया तो टोटल कितनी खिसक गई, 5 और खिसक गई तो टोटल कितनी फ्री ड्रग कंसंट्रेशन 10%। इसका एक्शन किसकी वजह से आ रहा था, सिर्फ 5% की वजह से आ रहा था, लेकिन इसकी वजह जब इसको खिसका दिया तो एक्शन तो क्या हो गया, ये तो डबल हो गया। मतलब अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है जो नॉर्मल ड्रग के लिए ऐसा है, खिसकाने के बाद कैसा हो जाएगा, ऐसा। मतलब देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एक्शन उसका बढ़ जाएगा। और अगर ये ड्रग इसका पोटेंसी ज्यादा हुई या ज्यादा पोटेंट हुई या नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स हुआ तो पेशेंट मर भी सकता है। तो देखा आपने, एक ड्रग ने दूसरे को खिसका दिया ना, इसी को बोलते हैं ड्रग ड्रग डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन। तो अब इसको और अलग तरीके से समझते हैं, अगेन इस डायग्राम की मदद से। कैसे समझते हैं भाई, ऐसा है, इस प्रोटीन पर ये जो ड्रग बाउंड है, ये जो ड्रग बाउंड है जो खिसक गई है, इस ड्रग को बोलते हैं डिस्प्लेस्ड ड्रग। और ये जो ड्रग है जो इसको खिसका रही है, ये क्या कहलाती है, डिस्प्लेसर ड्रग। इस ड्रग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि देयर आर 2 or more drugs which bind to the same site and competition is there, due to which therefore there is displacement of one drug by the another drug। हमने देखा है ना, ये दवा खुद तो यहाँ आ जाएगी और इसको बाहर निकाल देगी, तो डिस्प्लेस कर दिया। इससे क्या होगा, therefore increase in free concentration of displaced drug, इस ड्रग की फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, टॉक्सिसिटी, या फिर हम कह सकते हैं देयर इज एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। एग्जांपल देकर बताओ सर, तो ये रहा आपके सामने एग्जांपल, फिनाइल ब्यूटाजोन डिस्प्लेसेस वारफरिन। तो ये दवा कौन सी है, वारफरिन है। तो पेशेंट ने वारफरिन ली और ये मान के चल रहे हैं कि वारफरिन 95% बाउंड है, एक्शन किसकी वजह से मिल रहा है, सिर्फ 5% की वजह से मिल रहा है। लेकिन जैसे फिनाइल ब्यूटाजोन लिया, क्या होगा, वारफरिन को डिस्प्लेस कर देगा, तो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन किसकी बढ़ जाएगी, वारफरिन की। तो वारफरिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट, तो जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ा, हीमोरेज हो जाएगा जो लीथल है, और पेशेंट आपका खत्म हो जाएगा, मतलब डेथ कैन अकर। तो डज इट हैपन विद एवरी ड्रग, क्या हर ड्रग के साथ ऐसा होता है क्या कि पेशेंट ने एक ड्रग ली और दूसरी ड्रग लेने के साथ क्या हुआ कि इस तरह का लफड़ा चालू हो गया, ऐसा नहीं है। This drug-drug interaction is clinically significant only when the displaced drug and displacer drug they have certain characteristics। ये जो दवा एक दूसरे को खिसका रही है ना, वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, जब इन दोनों की कुछ ना कुछ खासियत होगी। तो क्या खासियत होगी, मतलब डिस्प्लेस्ड ड्रग और डिस्प्लेसर ड्रग में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, तभी ये इंपॉर्टेंट है चीज, वरना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या विशेषताएं, लेट अस सी। तो ऐसा है, वी कैन से दिस इंटरेक्शन इज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन डिस्प्लेस्ड ड्रग, ये वाली ड्रग, इट इज मोर देन 95% बाउंड, 95 से ज्यादा बाउंड होगी तभी। दूसरा है, इट हैज लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगेन यू हैव टू गो थ्रू द वीडियो विच हैज बीन अपलोडेड ऑन द चैनल, एंड फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब। यहां पर आपको इतना याद रखना है कि अगर ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है ना, तो इट विल रिमेन कन्फाइंड टू द ब्लड कंपार्टमेंट, वो सिर्फ ब्लड में रहेगी। तो इससे क्या होगा भाई, जैसे ड्रग यहां से खिसकी, इधर कहीं जाएगी नहीं, सिर्फ ब्लड में रहेगी, और ब्लड में रहेगी तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, द डिस्प्लेस्ड ड्रग हैज नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स कम है, मतलब जो डोज का वेरिएशन है ना वो बहुत कम है, ड्रग बहुत ज्यादा पोटेंट है, आप समझते होंगे थेरेप्यूटिक इंडेक्स, इट हैज बीन डेल्ट इन अदर वीडियोस, आप देख सकते हो उधर। चौथा, द डिस्प्लेस्ड ड्रग शोज फास्ट एक्शन और एडवर्स इफेक्ट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसके अंदर, डिस्प्लेस्ड ड्रग के अंदर, तभी ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है। इसी तरह डिस्प्लेसर ड्रग के अंदर भी
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जैसे इट हैज हाई एफिनिटी एज डिस्प्लेसर, मतलब जिस तरह से इसकी एफिनिटी इस प्रोटीन के लिए, इसकी भी एफिनिटी होनी चाहिए इसके लिए, फर्स्ट। सेकेंड, इट कॉम्पीट्स फॉर द सेम बाइंडिंग साइड, भैया वही तो हो रहा है, देयर इज कॉम्पिटिशन बिटवीन द दिस एंड दिस फॉर द सेम बाइंडिंग साइड, तभी तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। थर्ड है, इट शोज रैपिड इंक्रीज इन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, जैसे ड्रग ऐसे हुई कंसंट्रेशन एकदम से बढ़ गई, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तभी ये ड्रग इंटरेक्शन क्या होगा, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होगा। अब इस पूरे प्रोसेस को हम देख सकते हैं कि इस ड्रग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कहां कहां इफेक्ट पड़ सकता है। सो दिस इज द डायग्राम, ये है पीडी, पीडी का मतलब दिस इज पीडी, दिस इज द कॉम्प्लेक्स बिटवीन द ड्रग एंड प्रोटीन। नाउ ये जो ड्रग है ये है डिस्प्लेस्ड ड्रग, हम देख चुके हैं। ये डिस्प्लेस्ड ड्रग जैसे लिया, इस टेस्ट को डिस्प्लेस कर दिया, तो देयर इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड ड्रग, डिस्प्लेस्ड ड्रग यहां आ गई। अब ये डिस्प्लेस्ड ड्रग की जैसे कंसंट्रेशन बढ़ी तो सीधी सी बात है एक्शन बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि क्या करेगी, सीधी रिसेप्टर पे जाएगी और रेस्पॉन्स बढ़ जाएगा, मतलब एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। एक तो हो गया ये फेट उसका। दूसरा, अगर ये डिस्प्लेस्ड ड्रग, इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ज्यादा क्या है, ये एक्स्ट्रा वस्कुलर साइट में जाके जमा हो जाएगी, मतलब इफ इट हैज एफिनिटी फॉर द टिश्यूज, लिपोफिलिक टिश्यूज, इसका क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मतलब चली गई ब्लड छोड़कर। अब जैसे ये ड्रग डिस्प्लेस हुई, तीसरा क्या हो सकता है, ये लीवर के पास गई, और लीवर का काम क्या है, खाना पीना, मतलब मेटाबॉलिज्म, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हेपेटिक क्लीयरेंस, जिसकी वजह से क्या होगा, जो टीएफ है ना वो ड्रग का कम हो जाएगा। अगर यही ड्रग क्योंकि ब्लड में आई चुकी है, ये किडनी के पास भी जाएगी, मतलब क्या होगा, रीनल क्लीयरेंस, मतलब टीएफ ऑफ द ड्रग विल बी लोअर। सो इस तरीके से जो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में आपके सामने डिस्प्लेस्ड ड्रग का जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपके सामने ये चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो आप। अब सर आपने एग्जांपल तो दिया ही नहीं, तो अब जो दो तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं आप नोट कर सकते हैं। यहां पर हम एग्जांपल देखेंगे सल्फोनामाइड्स का। सल्फोनामाइड्स दे डिस्प्लेस टॉल ब्यूटामाइड फ्रॉम बाइंडिंग साइट्स। टॉल ब्यूटामाइड डिस्प्लेस ड्रग है, सल्फोनामाइड्स डिस्प्लेसर है। तो जो पेशेंट जिसने टॉल ब्यूटामाइड लिया है और सल्फोनामाइड जैसे ली तो क्या होगा, टॉल ब्यूटामाइड यहां से खिसक जाएगी, तो टॉल ब्यूटामाइड की फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी एंड देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ टॉल ब्यूटामाइड, मतलब इंक्रीज हाइपोग्लाइसीमिया, एकदम से ब्लड ज्यादा कम हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है सल्फोनामाइड्स। जब पेशेंट ले रहा है मीथोट्रेक्सेट और सल्फोनामाइड लिया तो क्या होगा, मीथोट्रेक्सेट इट विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द प्रोटीन बाइंडिंग साइट बिकॉज़ मीथोट्रेक्सेट इज डिस्प्लेस्ड ड्रग, सो क्या होगा, मीथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ये कहानी है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, जब कंपटीशन होता है एक ड्रग का दूसरे ड्रग के साथ, एंजाइम के साथ कॉम्पीट करते समय। अब देखेंगे हम दूसरा, द कंपटीशन बिटवीन द ड्रग एंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। हम बात कर रहे थे कंपटीशन बिटवीन ड्रग एंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। यहां पर हमने क्या देखा था, डिस्प्लेस्ड ड्रग थी और डिस्प्लेसर ड्रग थी, लेकिन यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसर ड्रग भी है और डिस्प्लेस भी है, लेकिन यहां पर क्या होगा, एक अलग चीज होगी, और वो अलग चीज क्या होगी, यहां पर बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है। कैसे, एग्जांपल देके देख सकते हैं। फ्री फैटी एसिड्स दे बाइंड टू ह्यूमन सीरम एल्बुमिन, लेकिन ह्यूमन सीरम एल्बुमिन से ड्रग भी तो बाइंड होती है, तो हमने क्या माना कि ड्रग्स बाइंड टू ह्यूमन सीरम एल्बुमिन, जैसे बेंजोडाइजेपिन्स, जैसे प्रोप्रानोलॉल। फ्री फैटी एसिड्स हैं, ये भी बाइंड होती हैं,
लेकिन ऐसी कंडीशन भी होती है जब फ्री फैटी एसिड लेवल बढ़ जाता है, और जब फ्री फैटी एसिड लेवल बढ़ गया तो बाइंडिंग भी बढ़ जाएगी। वो कंडीशन होती है जैसे फास्टिंग, जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जैसे डायबिटीज। तो जिस पेशेंट के अंदर ऐसा हो गया, फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ गई, और उस पेशेंट के अंदर अगर ऑलरेडी में बेंजोडाइजेपिन या प्रोप्रानोल जैसे ड्रग ले रहा है, तो क्या होगा, फ्री फैटी एसिड्स क्या करेंगे, उसको डिस्प्लेस कर देंगे। तो फ्री ड्रग कंसंट्रेशन किसकी बढ़ जाएगी, इनकी। मतलब हेल्थी एडल्ट के हिसाब से जो आपने डोज कैलकुलेट करी थी कि कितनी फ्री ड्रग कंसंट्रेशन रहेगी, वो इस पे नहीं रहेगी। तो यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है किस किस के बीच में, बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट जो फ्री फैटी एसिड्स है और ड्रग के बीच में है। ये है पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है एसिडिक ड्रग्स जैसे सल्फोनामाइड्स, जैसे सोडियम सैलिसिलेट। ये क्या करती हैं, दे डिस्प्लेस बिलिरुबिन फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स। तो जो एग्जांपल आपको दिया गया, ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये आपकी ड्रग है, ये ड्रग क्या कर रही है, इस बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट को डिस्प्लेस कर रही है। तो जब बिलिरुबिन अपनी प्रोटीन बाइंडिंग साइट से डिस्प्लेस होगा तो एकदम से कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ये बिलिरुबिन क्या करेगा, जो नियोनेट है, नवजात शिशु, बच्चे के अंदर अगर ये दे दिया गया, ये ड्रग दे देगी सल्फोनामाइड या सोडियम सैलिसिलेट, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर देगा और ब्रेन डैमेज कर देगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं कर्निक्टरस या नियोनेटल जॉन्डिस। तो ये एग्जांपल था कंपटीशन बिटवीन द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट एंड ड्रग। अब हम देखेंगे अगला फैक्टर, एलोस्टेरिक चेंजेस इन द प्रोटीन। भाई एलोस्टेरिक हम पढ़ते हैं, एलोस्टेरिक इनहिबिशन, जिसके अंदर एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो वही चीज है, एलोस्टेरिक चेंजेस मींस देयर इज चेंज इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर। वो कैसे हुआ, या तो ड्रग लेने से हुआ या ड्रग के मेटाबोलाइट से हुआ। सपोज पेशेंट ने ली क्या ली, ड्रग, इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब चूंकि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो इसको जिसके साथ बाइंड होना था, या तो उसके साथ बाइंड नहीं होगा, या फिर नहीं हो रहा था तो ज्यादा बाइंडिंग हो जाएगी। तो वही तो दिया हुआ है, चेंज इन स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रोटीन मेटाबोलाइट व्हिच चेंजेस द बाइंडिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन एसिटाइलेट्स लाइसिन फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमन सीरम एल्बुमिन। एस्पिरिन जब लेगा पेशेंट, वो क्या करेगा, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन का जो लाइसिन फ्रैक्शन है उस पर एसिडाइलेशन करेगा, जिसके वजह से बाइंडिंग कैपेसिटी NaCl के प्रति ह्यूमन सीरम एल्बुमिन की चेंज हो जाएगी। कैसे, फिनाइलब्यूटाजोन की प्रति एफिनिटी बढ़ जाएगी, मतलब बाइंडिंग बढ़ जाएगी, और फ्लूफेनामिक एसिड के लिए एफिनिटी कम हो जाएगी, मतलब बाइंडिंग कम हो जाएगी। So this is all about the factors which affect the protein binding. This is how we will keep on making the pharmacy and all the things easy. Please keep in touch and also don't forget to press the bell icon ताकि जैसे आपका वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, और उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।